अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ऐमन नजीब और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज के पोस्ट मैच एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मजहर अरशद। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मजहर, सबसे पहले T20 सीरीज बड़े एक्साइटिंग मैचेस हुए, बड़ा क्लोज और टाइट फिनिश हुआ तीसरे मैच में। ओवरऑल कैसे सम अप करेंगे इस T20 सीरीज को? देखें, एक काफी इंटरेस्टिंग सीरीज थी और स्पेशली जो लास्ट मैच था उसमें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हाई थी। पाकिस्तान ने अच्छी फाइट भी की। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान पहली बार इंग्लैंड के अगेंस्ट कोई T20 सीरीज जीतता। दोनों टीम्स के दरमियान 6 सीरीज हुई हैं, 4 इंग्लैंड जीता है और 2 ड्रॉ हुई हैं। पाकिस्तान एक बार वन ऑफ T20 जीता था अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2016, लेकिन कोई सीरीज में अभी तक इंग्लैंड को नहीं हरा सका। तो आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो इस पोजीशन में आ गए थे कि वो तीसरा मैच जीत सकते थे। बॉलर्स ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की, लेकिन रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं गया। एंड पे इंग्लैंड, हमें पता है कि इस टाइम दुनिया की एक बेहतरीन टीम है और स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है। तो अगर एक इतनी स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान एक क्लोज सीरीज हारा है, तो आई थिंक इसमें से थोड़े से पॉजिटिव्स भी हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो जरा थोड़े से मायूस जरूर होंगे, क्योंकि ये सीरीज पाकिस्तान को जीतनी चाहिए थी। अच्छा, सबसे पहले हम तीसरे T20 पे चलते हैं। काफी क्लोज मैच हुआ। आपके ख्याल में वो क्या मेजर रीजंस बनी कि हम ये T20 वो थर्ड T20 नहीं जीत सके? क्या वजह हुई? देखें, स्टेटिस्टिकली अगर हम बात करें, और जो बाबर आजम ने भी एंड पे बात की मैच खत्म होने के बाद, उन्होंने कहा कि दे वर 10 to 15 रन शॉर्ट। और हम नॉर्मली हम यही सुनते हैं कैप्टन से। अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए हार जाए तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि 10-15 रन का जो है वो फर्क था। तो आई थिंक वो जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी थी, अगर हम थोड़ा सा जहाँ पे आखिरी 5 ओवर शुरू होते हैं उसके आसपास का अगर हम फेस देखें, ओवर नंबर 14, 15 और 16, तो इन 3 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 15 रन किए। और उस टाइम पाकिस्तान के सिर्फ 3 आउट थे। आई थिंक फखर जमान और मोहम्मद रिजवान उस टाइम सेट थे। तो वहां पे शायद उनको रिस्क लेना चाहिए था। इस मैच से मुझे अभी रिसेंटली एक इंडिया का मैच याद आ रहा है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान इसी साल पुणे में जो तीसरा T20 था, उसमें भी तकरीबन यही सिचुएशन थी। उसमें इंडिया ने जो है वो 156 रन किए थे, और जो विराट कोहली है उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली थी 77 की। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने 154 किया और रिजवान ने 76 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। तो उसमें भी जो थोड़ी सा इनिंग्स को जो आप एक्सेलरेट करते हैं, आखिरी 4-5 ओवर्स में थोड़ा सा देर से स्टार्ट किया था इंडिया ने। और आई थिंक वही जो है गलती शायद पाकिस्तान के बैट्समैन ने भी की, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं बैटिंग कोलैप्स ना हो जाए। विकेट जरा थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर थोड़ा सा जल्दी रिस्क लेता तो शायद वो जो बाबर आजम ने बात की है कि हम 10-15 रन पीछे थे, तो वो रन जो है आप आगे जा सकते। तो आई थिंक ये जो है वो मेजर फैक्टर था पाकिस्तान की हार के पीछे। अच्छा मजहर, इसी तीसरी T20 में काफी लोगों ने ये बात भी की कि हसनैन खेले लेकिन उन्होंने कोई ओवर नहीं कराया। और इसके बाद शाहीन आफरीदी, जो आपके फास्ट बॉलिंग के हेड समझे जाते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ओवर कराया। तो ये कोई आप क्या समझते हैं कि टीम के हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी पिच रीडिंग गलत थी? कोई टीम में कोई तब्दीली हो सकती थी? क्या नवाज भी खेल सकते थे? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान टेक्टिकली बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह मैंने बैटिंग में पहले बात की कि शायद बैटिंग में जो आपके टैक्टिक्स थे वो थोड़े गलत थे कि आपने इनिंग्स को देर से सेलिब्रेट किया। लेकिन बॉलिंग में तो आई थिंक पाकिस्तान ने काफी अच्छा जो है वो उन्होंने चीजों को प्लान किया। क्योंकि देखें, 3 स्पिनर्स तो आपके पास ऑलरेडी थे। अगर आप हफीज को भी मिला लें, उस्मान कादिर भी खेले इस मैच में, शादाब भी थे, फिर इमाद वसीम भी हैं। तो आप देखेंगे स्पिनर्स तो आपके पास जो है वो पूरे थे। आई थिंक जहां पे शाहीन अफरीदी को 16 रन पड़े एक ओवर में, तो वहां पे शायद पाकिस्तान को ये आइडिया हो गया था कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर्स के साथ ज्यादा जो है वो ओवर्स नहीं कर सकते। और आप देखें पूरे मैच में भी अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ एक आउट किया है और स्पिनर्स ने जो है वो 11 आउट किए। इवन इंग्लैंड के भी जो फास्ट बॉलर्स हैं किसी को विकेट नहीं मिली, और ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मैच के अंदर 11 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने ली हों। तो आई थिंक बल्कि ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो एक होता है कि आप शुरू से प्लान करके आते हैं कि फास्ट बॉलर्स इतने ओवर करेंगे, फलां जो बॉलर है वो आपका ये नंबर का ओवर करेगा। तो पाकिस्तान ने उससे हट के सोचा, और जहां पे उनको आइडिया हो गया कि यार यहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स नहीं चलेंगे, तो आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स को ज्यादा यूज किया। और आप देखेंगे सब सब जो है कामयाब रहे। इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हफीज ने अच्छी बॉलिंग की,
इवन शादाब ने जो है अच्छी बॉलिंग की। एक शायद आप ये कह सकते हैं कि शादाब को शायद एक और ओवर करवा देते उस्मान कादिर की जगह या हफीज की जगह, क्योंकि अगर हम पिछले 4-5 सालों में देखें तो शादाब का जो आखिरी 5 ओवर्स में जो उनका इकोनॉमी है वो बिलो 8 है, विच इज द बेस्ट फॉर एनी पाकिस्तान बॉलर। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हफीज को बॉलिंग करवाना गलत था, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडर्स थे, तो वो वाला जो एक माइंडसेट है वो भी ठीक था। लेकिन क्योंकि शादाब का ज्यादा एक्सपीरियंस था डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का, तो शायद लेकिन ये भी एक हाइंडसाइट है कि आप शायद उनको एक और ओवर करवा देते। लेकिन आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, और प्लानिंग भी जो है वो काफी अच्छी थी। अच्छा मजहर, इस सीरीज में सुहेब मकसूद से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, कई लोगों ने आर्टिकल भी लिखे और ये भी बताया बार बार कि नंबर 3 उनको बेस्ट सूटेड जगह है, जहां पे उन्होंने अभी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके पीएसएल तक। लेकिन यहाँ पर जब वो खेले तो एक तासुर ये आया कि शायद वो हर बॉल पे छक्का मारने के लिए जा रहे हैं, जो कि नंबर 3 पे आए हुए खिलाड़ी के लिए कोई इतनी आउटस्टैंडिंग अप्रोच नहीं है। उनकी बैटिंग की अप्रोच को लेकर के आपका क्या ख्याल है कि क्या यही नंबर उनको सूट करता है, या आगे आने वाली सीरीज में पाकिस्तान उनको किसी और नंबर पे भी ट्राई कर सकता है? नहीं, आई थिंक 3 और 4 के ऊपर ही उनको खिलाना चाहिए। अगर आप पीएसएल में भी देखें तो वो इसी अप्रोच के साथ खेल रहे थे, और उससे पहले नेशनल टी20 में भी वो इसी अप्रोच के साथ खेले थे कि वो छक्के मारने गए। आई नो कि आजकल की क्रिकेट में जो है वो यहाँ इस तरह की बैटिंग में ये किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट देखें तो वो ऐसी ही है। इंग्लैंड के अगर आउट भी हो जाते हैं यहाँ पे, तो उनका जो अगला बैट्समैन आता है उसकी ये कोशिश होती है कि वो पहली बॉल के ऊपर ही चौका मारे, पहली बॉल के ऊपर ही छक्का मारे। उनकी विकेट्स गिर भी रही हो तो वो अटैक नहीं करते। तो एक तरफ तो हम एक अटैकिंग ब्रांड की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ अगर कोई बैट्समैन ऐसी प्लानिंग के साथ आता है तो फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाता है। तो आई थिंक डोमेस्टिक लेवल पे, पीएसएल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियसली जब आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आ रहे हैं तो आपको जरा थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और ये जो रोल होता है हिटिंग का, इसके अंदर आप बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। अभी आप शिमरन हेटमायर को देख लें, निकलस पूरन को देख लें, तो उनके 15-15 20-20 मैचेस गए हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस, लेकिन वेस्ट इंडीज ने उनको बैक किया और इवेंचुअली आप देखेंगे हेटमायर ने परफॉर्म किया। तो 3 जो इनिंग्स हैं ये कोई खास सैंपल साइज नहीं है। और जो पहला टी20 था उसमें तो सुहेब ने जो छोटा सा उनका कैमियो था वो आई थिंक उनकी अच्छी इनिंग्स थी। तो आई थिंक थोड़ा बैक करना होगा प्लेयर्स को। एक बहुत ही हाई रिस्क जॉब है ये आजकल की क्रिकेट में, कि आप किसी को कहेंगे तुमने जाते साथ ही जो है हमें 10 का रन रेट चाहिए, 11 का रन रेट चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। आई नो कि इस सीरीज में भी अगर हम देखें तो ओपनर्स ने ही परफॉर्म किया। ओपनर्स की जो एवरेज थी पाकिस्तान की वो 58 थी, और जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनकी एवरेज सिर्फ 13 की थी। आई नो कि कंसर्न है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करेंगे, किसी नए प्लेयर को ले आएंगे, तो आई थिंक ऐसे फिर आपकी टीम जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा सबको जो है वो पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। मजर, मेरा अगला क्वेश्चन इसी हिसाब से है कि मिडिल ऑर्डर को लेकर के पाकिस्तान ने इस सीरीज में एक नया ऑर्डर सेट किया, जिसमें सुहेब वन डाउन आ रहे हैं, फिर मोहम्मद हफीज, फिर आप फखर जमान को लेकर आ रहे हैं, फिर अगर आजम खान खेलें तो उसके बाद आजम खान आ रहे हैं। आपका ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर जो कि स्ट्रगल कर रहा है, इसी तरतीब के साथ पाकिस्तान को आगे भी खेलना चाहिए, या फिर पाकिस्तान इसमें कोई तब्दीली कर सकता है बेटर आउटपुट हासिल करने के? देखें, सुहेब 3 और हफीज नंबर 4 के ऊपर तो ठीक है, क्योंकि हफीज की जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेज थी, जो उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली थी, एक उन्होंने 99 किया था, एक उनकी 80s में इनिंग थी अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उसमें वो नंबर 4 के ऊपर ही आए थे। आजम खान भी ठीक है 6 के ऊपर। फखर के ऊपर अगर 5 के ऊपर वो आते हैं तो थोड़ा सा आई थिंक उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, क्योंकि वो एक ओपनर है और वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो जब भी लंबी इनिंग्स खेलते हैं, अगर वो 35 या 40 बॉल्स खेलते हैं तो आपको मैच जितवा के देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि फखर ने 35 गेंदें खेली हुई हों और पाकिस्तान मैच हार गया हो। 100% उनका जो है वो रिकॉर्ड है। लेकिन जब उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो कैसे मैच जितवाएंगे? तो आई थिंक यहाँ तो फखर को खेलना चाहिए, आई मीन एज एन ओपनर खेलना चाहिए, या फिर उनको टीम में नहीं होना चाहिए, आप 5 पे किसी और को लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो है बाबर को 3 पे करते हैं, जिस तरह बाबर अभी रिसेंटली नंबर 3 के ऊपर आए भी हैं, तो फखर के साथ आप ओपन करें, फखर या शर्जील के साथ 3 के ऊपर बाबर आए, 4 के ऊपर फिर सुहेब और उसके बाद हफीज आए। तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। अभी पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा मौका है, काफी मैचेस पड़े हैं अभी टी20 वर्ल्ड कप से पहले, तो इन तमाम कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मैं आजम खान पे जरूर बात करूंगा आपसे। उनका एक रिकॉर्ड है कि वो खेलते तो वैसे बहुत अच्छे हैं ओवरऑल, लेकिन स्पिनर्स पे वो बहुत खास लगते हैं और बड़ी आसानी से छक्के लगा लेते हैं।
तो आपको लगता है कि मैनेजमेंट को थोड़ा सा उनको बैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में आते साथ ही और फिर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ परफॉर्म करना, तो आने वाले मैचेस में उनको मिडिल ऑर्डर में मजीद मौके मिलने चाहिए? आई थिंक मिलने चाहिए। एक मैच में उनको जो है वो नहीं नहीं खिलाए, विच इज फेयर, कि आप ने अपना अगर कॉम्बिनेशन चेंज करना था तो उस हद तक तो ठीक है, बट आई होप कि ऐसा नहीं होगा कि अब उनको कोई दोबारा अपॉर्चुनिटी ही ना मिले वेस्ट इंडीज में। आप किसी भी बैट्समैन को जो है वो 6-7 बॉल्स के ऊपर जज नहीं कर सकते। उनकी लास्ट ईयर उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जो उनका रोल है कि आप उनको पावर हिटिंग के लिए लेकर आए हैं, तो वो भी जरा एक हाई रिस्क क्रिकेट होती है। तो आई थिंक कि अभी पाकिस्तान के पास 5 T20s हैं वेस्ट इंडीज में। आई एम श्योर के आजम खान को जो है वहां पे मजीद मौके मिलेंगे। अच्छा मजहर, एक क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर आपसे चाहूंगा कि शर्जील जो कि अभी नहीं खेल रहे लेकिन स्क्वाड में मौजूद हैं, फिर प्लेइंग 11 में अगर आजम और शोएब मकसूद दोनों आते हैं तो ये फील्डिंग को किस हद तक डिस्टर्ब कर सकता है पाकिस्तान की, क्योंकि रनिंग में इतने दोनों एक्टिव नहीं है? देखें, ऑब्वियसली फील्डिंग मैटर करती है, लेकिन जो प्राइमरी जो आपकी स्किल है वो तो बैटिंग ही है। अब जिस तरह इमरान भट्ट अगर आप देख लें तो वो बड़े अच्छे कैचेस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। मैंने तो उस तरह का फील्डर पाकिस्तान में देखा ही नहीं है स्लिप में, जिस तरह के वो कैचेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये है कि अगर वो कैचेस ही करते जाएं और रन्स करें ना, तो क्या आप उनको टीम में रखेंगे एज ए टेस्ट ओपनर? तो आई थिंक कि ठीक है, फील्डिंग मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है, फील्डिंग की एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन पाकिस्तान के पास बैकअप क्या है? अगर आप किसी को फील्डिंग की वजह से ड्रॉप कर देते हैं, लेट से सोहेब को आपने ड्रॉप कर दिया फील्डिंग की वजह से, आजम खान को कर दिया, तो आप जिस प्लेयर को लेकर आएंगे उसका मतलब कि ठीक है, हो सकता है फील्डिंग में अच्छा हो लेकिन वो फिर बैटिंग में जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो ये जो अभी पाकिस्तान ने जो कुछ प्लेयर सिलेक्ट किए हैं, आई थिंक जो आपका अवेलेबल टैलेंट है उनमें सोहेब ने जबरदस्त परफॉर्म की है पीएसएल में, नेशनल टी20 में। आजम खान का नेशनल टी20 अच्छा गया था, लास्ट पीएसएल अच्छा गया था, लास्ट ईयर उनके जो लंका प्रीमियर लीग है वो भी ठीक गई थी। तो आई थिंक फील्डिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन आपकी जो प्राइमरी स्किल है वो बैटिंग ही है। अच्छा मजहर, हारिस रऊफ पे जरूर बात करना चाहूंगा। ओवरऑल फास्ट बॉलर्स का कभी अच्छा दिन होता है कभी बुरा होता है, लेकिन हारिस रऊफ का ये टूर ओवरऑल इतना अच्छा नहीं गया है और काफी महंगे भी वो साबित हुए हैं। तो उनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं आगे आने वाली सीरीज में या T20 वर्ल्ड कप को लेकर? देखें अहमद, इसके ऊपर वही बात जो हमने पहले भी की थी कि उनमें विकेट टेकिंग जो स्किल है वो तो है, और उनके जो डेथ ओवर्स में जो उनकी इकोनॉमी है वो भी उनकी अच्छी है। हाँ, शुरू में जो उनको रन्स पड़ते हैं 9.5 का उनका इकोनॉमी है ओवर नंबर 1 से लेके ओवर नंबर 15 तक, वो एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है। और लेकिन आई थिंक कि अब आपने अगर किसी के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, 2 साल आपने उनको क्रिकेट खिलाई है और इन 2 सालों में उनकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में, तो इसका मतलब है उनको उनमें पोटेंशियल तो है। अब आपने उनकी जो इकोनॉमी है उसको कैसे ठीक करने है, क्या आप उनके साथ प्लानिंग करेंगे? आई थिंक ये तो कोचेस का यहाँ पे रोल है कि वो अब उनको जो है हेल्प आउट करेंगे, उन्होंने इस इकोनॉमी को नीचे कैसे लेकर आना है। अगेन मैं वही बात करूंगा कि हमारे जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। 3 साल पहले तो हारिस रऊफ क्रिकेटर भी नहीं थे, वो तो ट्रायल्स देने गए, वहां पे सिलेक्ट हो गए, लाहौर के लिए उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। बिग बैश में भी आप देखें, बिग बैश में भी उनका इकोनॉमी डेथ में बहुत अच्छा था, बिलो 8 था, और मेलबर्न की टीम उनको आखिरी ओवर्स में यूज करती थी। तो शायद वो हैं ही आखिरी 4-5 ओवर्स के बॉलर। तो अगेन जो मैंने पहले बात की कि अभी आपके पास बहुत ज्यादा T20s हैं, आप इन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें तो शायद जो है वो कोई सोल्यूशन निकले। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हारिस रऊफ आपके शायद जो शुरू के जो 2-3 चॉइस जो आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर्स होते हैं उसमें शायद वो ना आए, क्योंकि अगर हसन अली फिट है, जैसे हसन अली फिट हुए तो हारिस रऊफ को आपको निकालना पड़ा, विच इज फेयर, क्योंकि हसन अली ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। हसनैन खेल रहे हैं, हसनैन ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो पहली चॉइस होगी वो तो हसनैन और हसन अली होंगे। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि और शाहीन, ये पाकिस्तान के 3 जो है वो मेन बॉलर्स हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान को ये देखना होगा कि स्पिनर्स आपको ज्यादा चाहिए या फास्ट बॉलर्स आपको चाहिए। लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वेस्ट इंडीज में भी और यूएई में भी आपको एक्स्ट्रा स्पिनर्स चाहिए होंगे। तो हो सकता है कि हारिस रऊफ की यूएई में प्लेइंग 11 में जगह ना बने। हाँ, अगर इंग्लैंड में मैचेस हो रहे हैं तो आई थिंक वहां पे तो हारिस रऊफ की एज ए फोर्थ बॉलर जो है वो जगह बनती है। मेरा क्वेश्चन अब आपसे स्पिनर्स के हवाले से ये है कि इस सीरीज में पहले मैचेस में इमाद और शादाब पे पाकिस्तानी मैनेजमेंट T20 सीरीज में रिलाई करती रही, फिर थर्ड में उस्मान कादिर भी खेले हैं। ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए और अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज को भी सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को
किन प्लेयर्स को ज्यादा, स्पिनर्स को आजमाना चाहिए? क्या स्पिनर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान को ज्यादा सूट कर सकता है, क्योंकि अभी उस्मान भी हैं, नवाज को इस सीरीज में मौका नहीं मिला? हाँ जी, नवाज को आई थिंक खिलाना चाहिए था, उनको इस सीरीज में एटलीस्ट एक मैच खिलाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक जो आपके बेस्ट स्पिनर्स हैं इस टाइम कंट्री में वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। शादाब हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद नवाज हैं, उस्मान कादिर हैं, तो 4 आपके पास अच्छे बॉलर्स हैं। वेस्ट इंडीज में जो कंडीशंस हैं वो मोर और लेस यूएई की तरह की होंगी, खासतौर पे गयाना में, वहाँ पे जरा स्लो विकेट होती है, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब आप यूएई में जा रहे हैं तो आपके पास 2 से 3 स्पिनर्स होने चाहिए। तीसरा आप हफीज को काउंट कर लें कि तीसरे स्पिनर वो होंगे, लेकिन उसके अलावा आपको शादाब हैं एक, और एक उनके साथ आपको या तो आप इमाद को खिलाएं, या आप नवाज को खिलाएं, या आप उस्मान कादिर को खिलाएं। तो आई थिंक कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा आगे। लेकिन यूएई में ये है कि आपके पास 10 से 12 ओवर जो है वो स्पिनर्स के होने चाहिए। मजहर, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीली डिस्कशन हुई इंग्लैंड की T20 सीरीज के ऊपर कि क्या पाकिस्तान ने अच्छा किया, कहाँ पे पाकिस्तान को इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। व्यूअर्स, आई होप आपने भी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। नई वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।